हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो कि 2023 में आया था। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं 2023 का। जब हम इस क्वेश्चंस का आंसर जब हम तैयार कर रहे थे तो हम इसमें कुछ ऐसा चीज भी नोटिस किए जो पिछले वालों से थोड़ा सा तो सिमिलरिटी है, बट थोड़ा सा डिसिमिलर भी है। अब वो क्या है, उस अकॉर्डिंग भी हम इसको तैयार किए हैं। और दूसरा चीज, हम इस पीवाईक्यू में एक चीज और ध्यान में रखे हैं कि हम आपको सिर्फ यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताएंगे। हम दरअसल एक काम और करने जा रहे हैं, और वो काम हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने इसका यहाँ पर अभी जो आंसर मैंने ये तैयार किया है, इसी में एक सब्जेक्टिव लेंथ भी दे रहे हैं हम आपको, ताकि आपका एक सिलेबस से टच कर जाए और आपको ये बात समझ में आ जाए, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों पूछा गया है और इसका सेंटर कहाँ पर है। क्योंकि कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है, बाकी तो टोटल का टोटल वो सरकमफ्रेंस है। तो welcome in the class of formulator. There you can see here that where talent meets opportunity PYQ, that is 2023. आप यहाँ पर गेट की क्लासेस ही ऐसी स्टेट लेवल का ए हो, जेई हो, सेमेस्टर क्लासेस हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस यहाँ पे चलते हैं। सो स्टार्ट फर्स्ट विद द, हाँ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑफ द 6th सेमेस्टर डबल ई ट्रिपल ई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस PYQ को। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं देख रहा था तो था कि क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, कि इसमें शायद 5 या 7 का ही आंसरिंग करना था। जस्ट अ सेकेंड, हम वो भी कंफर्म कर देते हैं। आंसर आनी से, हाँ, आंसर आनी एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 7 का ही आंसरिंग करना था। 1 से लेकर यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 का टोटल क्या है, कंपलसरी है। और फिर उसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 2 ही का आंसरिंग करना है, लेकिन मैंने सबका किया है। तो दरअसल सबका इसलिए हम किए हैं क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि हमको पढ़ाना है, हमको बताना है, इसलिए हम सब बता देते हैं। आप लोग के पास तो वहां पर ऑप्शन है ही। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 7 क्वेश्चंस ओनली, कि किसी 7 का ही आंसरिंग करना था टोटल 9 में से। तो 1 का ये क्या है, लिस्ट 4 स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन, कि वो 4 स्किल्स कौन है जो कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन इज लाइक वेयर सो मेनी स्टूडेंट्स, लाइक नॉट सो मेनी बट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और दी इंटरव्यू लाइक 5 to 6 7 to 8, है ना, इतने तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। दे सिट टुगेदर इन द ऑफिस या फिर वेयर दे आर गोइंग टू बी एग्जामिन्ड, वहां पर बैठते हैं। उन लोगों को एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक पे क्या होता है, डिस्कशन करना रहता है। नॉट ओनली द डिस्कशन बट दे हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अ गुड डिबेट विल बी देयर। वहां पे जब ये जीडी होता हुआ रहता है तो वो कौन सा 4 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशंस आर, first one is that active listening, second one is that clear communication, third one is that respectful attitude, and fourth one is that collaboration. So what is the meaning of active listening? Paying attention to others, understanding their points and responding thoughtfully. एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट तो पहले आप यही समझिए कि व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग इज नॉट ओनली दैट वी हियर, सिर्फ वही लिसनिंग नहीं है जो हम लोग अभी सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब थोड़ा हम डिटेलिंग में जाकर समझा रहे हो आपको, क्योंकि अब यहाँ पर जो हम डिटेलिंग की जा रहे हैं, एक तरह से आप अब आप इसको सिलेबस से भी आप रिलेट कर सकते हैं। लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब ये भी होता है कि सुनने के साथ साथ बाकी सब चीज को स्टॉप कर देंगे। तो क्या स्टॉप कर देना है? सुनने के साथ साथ मोबाइल उठाना स्टॉप कर देना है। सुनने के साथ साथ किसी और चीज पे ध्यान लगाना छोड़ देना है। लेकिन सुनने के साथ साथ दिमाग लगाते हुए रहना। किस चीज पे दिमाग लगाते हुए रहना? बस उसी लेंथ की कम्युनिकेशन पे, उसी पे दिमाग लगाते हुए रहना और सुनते रहना। सिर्फ सुनना ही नहीं होता, आंखों से देखना भी होता है बहुत बढ़िया से वो क्या बोल रहा है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा समुद्र की तरह है, इसमें अभी डिटेल में अभी हम उतना भी नहीं जाएंगे, है ना। सो हम आपको ये बता रहे हैं, लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, ध्यान से सुनना है, सामने वाले को आंखों से देखना भी है, समझना भी है, रिस्पॉन्ड भी तैयार करना। सो दिस वन इज व्हाट, एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि पेइंग अटेंशन टू अदर्स, जो कोई भी दूसरा बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से सुनिए। सिर्फ सुनना ही नहीं, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसको रिलेट कीजिए अपने पॉइंट से और लोगों की पॉइंट से, ताकि आपके पास एक अच्छा आंसर तैयार हो।
अंडरस्टैंडिंग दियर पॉइंट्स, उनके पॉइंट्स को समझिए कि वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या अच्छाई है, और अगर थोड़ी अच्छाई या बुराई की बात नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या एक तरह से कहें रिलेटेड है, क्या है जो ऐसा इररिलेवेंट है, क्या है ऐसा जो हम पकड़ सकते हैं अपने साथ या और लोगों के साथ, क्या है जिसको अभी हम छोड़ सकते हैं। इस तरह की बातें होती है, ये सब सोचनी चाहिए। रिस्पॉन्डिंग थॉटफुल्ली, और बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मतलब सोच समझ करके आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी बोल दिया या फिर बोल दिया तो हम सुन लिए, हम रिस्पॉन्ड कर दिए, ना 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 ना। रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ दो बात दिमाग में रखना चाहिए। जस्ट हाँ, रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ दो बातें दिमाग में रखनी चाहिए। पहला ये, मैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूं वो रेलेवेंट है कि नहीं है। रेलेवेंट इन द सेंस मींस दैट कि जो जिस टॉपिक पे बात हो रहा है उसी टॉपिक पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हुआ पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूं वो और लोगों से किस तरह से डिफरेंट है या फिर डिस्टिंक्ट है, जहां पे लोग जाकर अग्री करे या फिर डिसअग्री करे। इतनी सारी बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं। देन इज सेकेंड वन इज दैट क्लियर कम्युनिकेशन। हाँ, आप जो भी बोलिए वो क्लियर बोलिए। क्लियर कट कहने का मतलब ये होता है कि इसको जिगजैग वे में नहीं बोलना है। व्हाट इज योर पॉइंट इन योर हार्ट, इन योर माइंड, जस्ट पुट इट देयर। सो प्रायर ऑफ स्पीकिंग देयर यू हैव टू कंसीडर इट वेरी केयरफुल्ली। आपको ये बहुत अच्छे से आपको ये बात समझना पड़ेगा बोलने से पहले। सो एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड कंसाइजली। कंसाइजली मीन्स क्या होता है, बहुत छोटे पैमाने पे बोलना है। एंड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ ना बोलें कि लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे। हालांकि अभी जो हम ये क्लास ले रहे हैं, हम जो ये पीक्वाई ले रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये मुझे पता है, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन वो हम क्यों करते ये भी नहीं समझा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप लोग पूरा जब मेरा PYQ जब देखिएगा इस सेशन, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा सर ये क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, हाँ, एक ऐसा एटीट्यूड रखना है कि सबके प्रति मेरा रिस्पेक्ट रहे। जैसे एटीट्यूड कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो आप लोग दो चीज ये जान लीजिए कि एटीट्यूड का दो मीनिंग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो आप लोग हम लोग जान रहे हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। एटीट्यूड इज ओनली वन थिंग दैट इज पॉजिटिव, बस यही है। एटीट्यूड का मीनिंग बस एक ही है जो कि पॉजिटिव होता है। हाँ, हम लोग अभी ये जरूर बोलने लगे हैं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, बोलने में जरूर आ गया, लेकिन अभी तक आपको एग्जाम में शायद ही कहीं पे देखने को मिला होगा या फिर मिलेगा। सो एटीट्यूड को आप हमेशा एक पॉजिटिव की तरह लेकर के चलिए, नेगेटिव की तरह नहीं। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात ये कि इसी एटीट्यूड पे कई दफा तो ऐसे भी लिखने के लिए चला आता है। इसी एटीट्यूड पे हर किसी का अपना एक एटीट्यूड होता है, एक सोचने का एक टेम्परामेंट होता है हर किसी का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो सिर्फ अपने लिए ही मत रखिए, दूसरों के लिए भी रखिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। ये एक पॉइंट है। सो वैल्यूइंग अदर्स ओपिनियंस, जो लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं उनकी ओपिनियन को भी आप वैल्यू दीजिए। मान लीजिए कि अगर दूसरा लोग कोई ऐसा पॉइंट बोला जो शायद आपकी सोच से मैच नहीं कर रहा है, तो ये एक ह्यूमन का एक नॉर्मल एक्टिविटी है कि जैसी इसकी सोच से मैच नहीं करता उसको लगता है सही है वो गलत है। ऐसा नहीं कीजिए। सबसे पहले तो एकदम निष्पक्ष होकर पहले आप देखिए कि वो जो बोल रहा है क्या वो इस सब्जेक्ट मैटर के लिए जरूरी है। अगर जरूरी है तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा बात मैच करे या ना करे, आप उसकी बात दीजिए। और अगर ऐसा भी है कि वो जो बोल रहा है वो जरूरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो इसका इवन एक डायरेक्ट उसको बायकॉट कर देंगे या निगेट कर देंगे। उसको थोड़ा अच्छे से बोलेंगे कि आई थिंक दैट यू आर सेइंग दैट इट शुड बी लाइक दिस वन, कि आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा आप अपने तरह से ऐड करके बोलिए। डायरेक्ट कट नहीं किया जाता उस बात को। सो वैल्यूइंग अदर्स ओपिनियंस इवन इफ दे डिफर फ्रॉम योर ओन, अगर वो आपकी मतलब आपकी सोच से भी अगर वो मेल नहीं खा रही है, फिर भी वो अपोजिट में है, तो भी आप उनको रिस्पेक्ट आप दीजिए। एंड अवॉइडिंग इंटरप्शंस, और किसी भी तरह के इंटरप्शंस को आप अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है हमसे मैच नहीं किया तो हम जाके बीच में टोक देंगे, काट देंगे। नो, दिस इज नॉट द थिंग। What I am doing here is that I am not only preparing the answering and just delivering the lecture here, but I am also treating you like a student, like a teacher in the class, so that you can understand the whole meaning of the question and their answers, and you are able to write it even in the later examinations. कि मैं यहाँ पर सिर्फ वो नहीं कर रहा हूं कि मैंने जो लिखा मैं बस वही समझा के निकल रहा, ना 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 ना, मैं पूरे सेंटर के सरकमफ्रेंस पे खेल रहा हूँ, पूरे अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि इसके बाद भी अगर क्वेश्चन आए या फिर इस पूरे चीज को समझना हो तो आप समझ सके। यही वो चीज है जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कोलाबोरेशन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप डिस्कशन में हम लोग एक टीम की तरह है। ये A B C D है ना, इस तरह से कोई आदमी बैठा हुआ है, हम लोग एक टीम की तरह है।
यानी कोलाबोरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मैं बोल रहा हूं वही राइट है, नहीं, सबकी बातों को सुनकर फिर जो सब मिलाकर जो एक सही बात होगा फिर वो पकड़ करके हमको चलना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोलाबोरेशन। सो कोलाबोरेशन मीन्स क्या, वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। इसमें खास बात यह है कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन में जो बैठकर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए रहते हैं वो गोल सिर्फ मेरा नहीं होता, वो गोल सबका होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी के एक सही निर्णय लें ताकि एक सही रिजल्ट, एक मेरा आउटपुट निकल सके। सो वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स एंड बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज टू क्रिएट अ कोहेसिव डिस्कशन, कि दूसरे का भी अगर आप आइडिया पकड़ते हैं और उसको पकड़ने के साथ हेल्प लीजिए ताकि एक कोहेसिव डिस्कशन बन सके। कोहेसिव डिस्कशन कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो डिस्कशन मेरा चल रहा है वो कोहेसिव नेचर का हो जाए। अब आते हैं कि कोहेसिव क्या हुआ। कोहेसिव का मतलब हुआ होता है दो चीजों का जुड़ना और जुड़कर एक हो जाना। So this is the meaning of cohesive discussion, that you are playing in a team as a player of like a cricketer in a cricket team, fine, and they are playing not single, they are playing wholly, पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी मिलकर वो खेलते हैं ताकि वो कोहेसिव निर्णय निकल सके। So this is the meaning of the first question that you have to write. See whether this is the very first thing is that this is objective question of 1 or 2 marks, whether fine, but the second thing is that I'm going to elaborate here in the detail so that even if in the later examination if you will find the subjective type of questions among these ones you can write over there, आप लोग वहां पर जाकर लिख भी सकते हैं। So the next one is that one का भी what is schedule। शेड्यूल क्या होता है, अभी इसको कुछ लोग आजकल इसको स्केड्यूल भी पढ़ने लगे हैं, तो खैर ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग शेड्यूल पढ़ें या स्केड्यूल पढ़ें, बात सेम ही है। बस हम ये अभी कहना सिर्फ चाहेंगे कि स्केड्यूल कुछ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है इसलिए वो लोग स्केड्यूल पढ़ते हैं, इसलिए आजकल ये फैशन में आ गया स्केड्यूल, अब धीरे धीरे शायद ये भी हो जाएगा। तो ये शेड्यूल होता क्या है, तो शेड्यूल तो आप लोग को भी पहले से पता होगा। शेड्यूल का मतलब होता है सर कोई क्लास इतने बजे शेड्यूल्ड है, टाइमिंग यानी एक टाइमिंग फिक्स है, प्रायर टाइमिंग जो फिक्स होता है वही ये शेड्यूल है। उसी बात को हम बस यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। अ शेड्यूल इज अ प्लान। हाँ देखिए ये भी एक बात है कि सर ये शेड्यूल क्या आता है, तो एक प्लानिंग होता है, इसी बात को लिख देना है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत हो सकता है सर शेड्यूल तो हम लोग जानते हैं एक टाइमिंग होता है, अब इसी को कैसे लिखे इतना लंबा करके। यही तो आर्ट ऑफ राइटिंग है, छोटी सी चीज को भी कैसे लंबा किया जाए, यही वो जो कला जान गया समझ गए उसके अंदर कम्युनिकेशन आ गया। अ शेड्यूल इज अ प्लान that outlines when specific tasks or activities are to be performed। शेड्यूल का मतलब एक प्लान ही है कि वो खास काम किस समय जा करके, वो खास काम हो या खास एक्टिविटी हो, किस समय हमको परफॉर्म करना है। इट टिपिकली इंक्लूड्स डेट्स, टाइम्स एंड ड्यूरेशंस हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली। इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है, किस डेट को होना है, किस टाइम को होना है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, ताकि इससे ये हो जाए कि हम लोग कैसे कैसे प्लानिंग करें कि हर एक चीज अच्छे से मेरा निकल जाए। यानी यही वो पॉइंट है जो आपको इलोंगेट करेगा इस क्वेश्चन का आंसरिंग करने में। शेड्यूल्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज वर्क असाइनमेंट्स, वर्क असाइनमेंट्स के लिए भी शेड्यूल हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स के लिए भी हो सकते हैं, इवेंट्स के लिए भी हो सकते हैं और डेली रूटीन्स। वेदर सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग हियर योर क्लास इट इज आल्सो शेड्यूल्ड, ये भी एक तरह से शेड्यूल ही था कि हाँ सर इतने बजे आना है, ऐसे क्लास लेना है, इतना ड्यूरेशन रखना है। और आप लोग के पास भी जब जाएगा तो खैर एक शेड्यूल एक नोटिफिकेशन हो जाएगा, बट फिर तो ये हमेशा क्लियर आएगा। दे हेल्प इंश्योर दैट tasks are completed efficiently and deadlines are met। दरअसल शेड्यूल का पर्पस ही ये है कि सब कुछ जब कंप्लीट हो जाए तो एक समय के अंतर्गत वो कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ है तो खत्म कभी भी हो, नो इट कैन नॉट बी हैपन। द मीनिंग ऑफ शेड्यूल विल बी देन व्हाट, डिरेल्ड, फिर इसका मीनिंग ही चेंज कर जाएगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ शेड्यूल इज ओनली दैट you have to be concisely over the time, dates with the subject matter too that is going to deliver there and within the limitations of the time so that all the facilities and the classes are to be met, finished। this is the meaning of schedule। so अब हम लोग next move करते हैं, that is of what do you understand by ethics। ethics का मतलब क्या होता है, तो ethics और etiquettes को हम अभी एक साथ बता देते हैं क्योंकि ये दोनों अक्सर एक साथ पूछा जाने वाला टर्म है। ethics और etiquettes में ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे किसी से
लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पहले आपको मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको सीनियर से बोलना है, किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। वर्क है तो वर्क तक ही आपको लिमिट रहना है, दोस्ती नहीं कर सकते हैं। ये सारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म भी हैं जो थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेंज करता है। कहीं पे होता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, गलती कर दिए भाई तो चलो एक दो बार माफ होता है, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है, आपको सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। Whether you are a very good student, whether you are a very good worker, you are an intelligent person in the whole organization, but if you are not very like polite human, you are just what spitting others, behaving just bad behaviors with others, once you will be rejected from there, they will terminate you. So this is the meaning of ethics and etiquette। ये एक साथ आता है, थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं, इस पे लिखना है। Ethics refers to the principles and values that guide the behavior of individuals and groups regarding what is considered right or wrong। Ethics का मतलब ये होता है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज है, उसी प्रिंसिपल से, उसी वैल्यू से किसी आदमी के अंदर की डेवलपमेंट होती है, उसकी अच्छाई बनती है, और उसी प्रिंसिपल से क्या सही है क्या गलत है हम लोग जज कर सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग या फिर गुड एंड बैड। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स। एक तरह से जो हम लोग बचपन में जो मनोहर पोथी की किताबें से जरा ऊपर बढ़े तो मोरल साइंस की किताब आती थी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये वही बात है। मोरल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन इन वेरियस सिचुएशंस। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, जैसे मेरे पास अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे अभी फॉर मिलिट्री इंस्टीट्यूट में हम क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे कलीग्स हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, सर हैं, कोई जूनियर स्टाफ्स भी है, कोई प्यून भी है, तो क्या प्यून को हम ये बोलेंगे ओए चल इधर आ, दिस इज नॉट लाइक दैट, है ना। एक तरह से मिलजुल कर रहना है, अच्छे से बात करना है। ये तो हुआ क्लास का सिचुएशन। अगर आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना, जब हम लोग किसी से पूछना रहता है ये ट्रेन कितने बजे खुलेगी, तो वहां पर कितने शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं, भैया क्या आप ये बता सकते हैं ये ट्रेन कितने बजे खुलेगी या कितने बजे आकर लगी है। लेकिन जब हम लोग अपने कहीं अपने मोहल्ला में इस तरह रहते थे, यार कितना बजे खुलेगा यार, इस तरह से भी बात कर लेते हैं। लेकिन यही जब हम लोग कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी ऐसे परफॉर्मेंस पे जाते हैं जहां पर वहां पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे हम लोग को मोरल वैल्यूज के साथ होना चाहिए, एंड दीज मोरल वैल्यूज आर दी एथिक्स। हाँ, ये भी बात ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट एथिक, दिस इज एथिक्स, एस लगाना है। और एथिक्स में जब एस लगेगा तो इस तरह से आप दिमाग लगाइए, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, लाइक दिस वन। So ethics is considered with one more thing is that ethics हमेशा सिंगुलर ही बनकर आएगा। ये देखिए एस लगा हुआ, तो ये प्लूरल मत बना लीजिएगा आप लोग, सिंगुलर बनकर ही आएगा। एथिक्स इज कंसर्न, जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि जैसे सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट भले ऐसा लगा हुआ है, बट दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर। सो एथिक्स इज कंसर्न विथ क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस। एथिक्स को एक तरह से ऐसा समझिए कि जस्टिस की बात है, फेयरनेस की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, एंड इज फंडामेंटल इन गाइडिंग बोथ पर्सनल कंडक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। एथिक्स हर जगह है, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, आपको अपना डेवलपमेंट करना हो, या फिर अगर आप अपना नहीं भी करते हैं तो प्रोफेशनल जगह तो आपको करना ही करना है, ऑर्गेनाइजेशन में करना है, किसी दुकान में जा रहे हैं वहां पे करना है, रेलवे स्टेशन पे करना है, हर एक पब्लिक जगह पर आपको करना ही करना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ethics। Now we are moving to question number 1D। What do you understand by self motivation? कि आप सेल्फ मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? सेल्फ मोटिवेशन आपको पता होगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है, मोटिवेशन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि सर मोटिवेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसा जो अपने अंदर एक स्फूर्ति आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, ताकि हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो कोई लोग जब कोई कुछ बोलता है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन अब उससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर बढ़ जाइए। अब आप लोग कब तक कोई लोग बोलेगा तो मोटिवेट होंगे, अब खुद बोलो, खुद मोटिवेट हो। थोड़ा सा हम यहाँ पर अभी टॉपिक से डिरेल कर रहे हैं, बट जरूरी है आप लोग के लिए बताना हम मुझे ये। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि बहुत सारे मोटिवेटर आ रहे हैं, एक से एक लेक्चर देते हैं, हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, सुनते हैं, पूरा एनर्जी बढ़ जाता है। कितने देर के लिए बाबू? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, फिर तो वही चाय चुस्की, फिर तो वही समस्या। वो लोग अच्छा मोटिवेटर है नो डाउट, लेकिन उनका मोटिवेशन आप पर कितना इंपैक्ट कर रहा है और कितनी देर के लिए इंपैक्ट कर रहा है, दिस डज मैटर अ लॉट। तो अब वो समय गया, खुद मोटिवेट करो, है ना। That is the meaning of this self motivation। Self motivation is the ability to initiate and sustain one's own
सेल्फ एबिलिटी का मतलब ही है कि अपने अंदर इनिशिएट कीजिए, मीन्स स्टार्ट कीजिए और सस्टेन करने की कोशिश कीजिए कि अब हम टिके रहेंगे, हमने जो डिसीजन लिया अब हम उसी पर रहेंगे, यानी खुद के डिसीजन अब आप खुद से लीजिए। तो वंस ओन एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग गोल्स विदाउट एक्सटर्नल इंकरेजमेंट, विदाउट किसी मतलब किसी एक्सटर्नल इंकरेजमेंट से ही जब आपके अंदर जब स्वतः जब एक ऐसी सोच आ जाएगी तो फिर कोई लोग कुछ बोले वो गलत नहीं है, लेकिन आपके अंदर जब खुद ही आ गई है तो समझिए अब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और किसी को अगर आप सुन रहे हैं तो और अच्छी बात है। सो ये खुद के अंदर होनी चाहिए। जैसे एक समय था कि मोटिवेशन की जरूरत थी, मोटिवेशन पे काफी क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, अब उससे समय थोड़ा सा आगे आ गया, अब सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, इसीलिए अब सेल्फ मोटिवेशन पे अब ज्यादा अब आ रहा है क्वेश्चन। और ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा लोग यानी कि जब स्टूडेंट्स या हर कोई जब सेल्फ मोटिवेटेड होने लगेगा तो फिर एक ऐसा भी एरा आएगा कि फिर एक क्वेश्चन जर्मिनेट करेगा, और वो जर्मिनेट करेगा इंटरप्रिटेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर जा करके क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कीजिए, आप कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिस वन इज नोन एज द इंट्रोस्पेक्शन। फिर इस पे भी आएगा एक समय के बाद लिखने के लिए, आएगा आएगा। तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने ये बता दिया। इट इन्वॉल्व्स इंटरनल ड्राइव। तो सेल्फ मोटिवेशन में क्या होता है? इंटरनल ड्राइव, डिटर्मिनेशन एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड। प्रोएक्टिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करना है तो हम गए काम करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। कोई भी काम करना है तो हम पहले से तैयार रहेंगे, ये काम करना है पूरा सोच कर रखेंगे हम एवरीथिंग, मतलब इस तरह की जिसके अंदर टेंडेंसी है। दिस टेंडेंसी इज नोन एज प्रोएक्टिव, यानी एक्टिव के पहले प्रो। So what is this? It involves internal drive, determination and a proactive attitude to pursue tasks, overcome obstacles, ताकि हम कोई काम कर सके। इसी सेल्फ मोटिवेशन के कारण हम लोग किसी भी ऑब्स्टकल से यानी रुकावट से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं एंड मेंटेन फोकस, और हम लोग फोकस कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल सेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो सेल्फ मोटिवेटेड जो पर्सन्स होते हैं वो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है? तो वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखते हैं कि मुझे क्या करना है, कब करना है। रिमेन कमिटेड, वो जो सोचते हैं वो करते हैं, उस पे वो कमिटेड रहते हैं टू देयर गोल्स एंड कंटिन्यूअसली सीक वेज टू इंप्रूव एंड सक्सीड। और हमेशा इस बात की तलाश करते हुए रहते हैं कैसे हम आगे बढ़े, इंप्रूव करें और हम सक्सेस करें। तो ये तो खैर एक छोटा सा आंसर हुआ जिसको आप 1 नंबर 2 नंबर में लिख सकते हैं। तो पूरा जो मैंने ये आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है सेल्फ मोटिवेशन का, जब ये 14 नंबर में भी आ जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था ये बात कि देखिए बच्चा, हम आपको ये क्वेश्चंस का आंसरिंग तो करते ही रहेंगे, बट इस आंसरिंग में ये है कि हम आपको एक सब्जेक्ट लेंथ भी देते हुए रहेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, और वो चीज फिर हम लोग डिटेल में जान जाए। ये भी एक मेरा छोटा सा अप्रोच रहेगा, पूरा तो नहीं, छोटा सा अप्रोच रहेगा। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, यानी कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर हो, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर हो, ये बात है। एंटरप्रेन्योर को एक लाइन में अगर आप समझो, वैसा आदमी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वैसा आदमी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि वैसा आदमी जो रिस्क लेकर दूसरों को भी फायदा दिलाने के लिए तैयार है। पहली बात क्या? वैसा आदमी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और फिर दूसरी बात क्या कि वैसा आदमी जो रिस्क लेकर दूसरों को फायदा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसमें तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मोटिवेशन इस बात से होना चाहिए कि वो जॉब ओरिएंटेड हो, उससे पैसे का आगमन हो, लोगों में रोजगार फैले। जैसे कि वैसा आदमी जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, कि एडवेंचरर भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, गुफाओं में जाने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, बट उससे जॉब कैसे दूसरों को वो दे रहा है, वो तो अपना शौक पूरा, तो दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योर। यानी कि ये एक इस तरह का बात हुआ एंटरप्रेन्योर हु कैन एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, हु कैन जनरेट दी वर्क्स टू, जो कि काम भी जनरेट कर सके। बाकी आप अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, वो बात सही है। सो यही मीनिंग होता है एंटरप्रेन्योर का। जैसे एक चाय वाला, वो एंटरप्रेन्योर है, चाय बेच रहा है, चाय बेचकर अपने घर का तो चला ही रहा है, कुछ लोगों को अपने यहाँ रखा हुआ भी है काम करने के लिए। बोलेगा सर चाय वाला कहाँ रखता है, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा दुकान वाला जो खोल लिया वो लोग तो रख रहा है ना, वो सब एंटरप्रेन्योर। जो अपने यहाँ कुछ लोगों को जॉब भी दे रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर है।
यही एंटरप्रेन्योर का मीनिंग है, और हिंदी में इसको लोग एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, या फिर उद्यमिता। क्या बोलेंगे इसको? उद्यमिता। उद्यमिता है ना, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। सो आते हैं हम लोग। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स, मैनेजेस एंड टेक्स ऑन द रिस्क्स ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज। कहने का मतलब एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी है जो कि स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, रिस्क लेता है, किस चीज में? बिजनेस में। Entrepreneurs identify opportunities, develop business ideas, and use their resources and skills to create and grow a venture. दरअसल एंटरप्रेन्योर करते क्या? वो लोग क्रिएटिव होते हैं, वो किसी भी चीज को एक आइडिया की तरह ले लेते हैं और कुछ अपना स्किल लगाते हैं, फिर कुछ अपना रिसोर्सेज लगाते हैं और एक जनरेट कर देते हैं। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे घर में मम्मी दीदी ये सब लोग करते होंगे, सलाई का जो खोली होता है खाली, कुछ लगाकर उसको बना देते हैं और घर पे सजा दिए। यानी वो क्रिएटिव आदमी, वो लोग जो बिजनेस में रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, दे आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स। They are often characterized by innovation, creativity, and a willingness to take financial risk in the hopes of achieving profit and success. दरअसल इन एंटरप्रेन्योर्स में कौन सी क्वालिटीज होते हैं? इन एंटरप्रेन्योर्स में कौन सी क्वालिटीज होते हैं? तो देखिए कौन सी क्वालिटीज होते हैं। इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, विलिंगनेस टू टेक फाइनेंशियल रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा तो पहले आपकी बुनियाद तो लड़खड़ाएगी, तो जो रिस्क लेने के लिए तैयार है फाइनेंशियली, लेकिन वो इसलिए ये सब लेते हैं ताकि एक न एक दिन प्रॉफिट और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दे आर नोन एज एंटरप्रेन्योर। जैसे फ्लिपकार्ट की जो मालिक थे, हम लोग को भी जब पढ़ाया जाता था तो बताया जाता था कि वो आईटी से पढ़े थे और स्कूटर पे वो सामान पहुंचाते थे। तब तो लोग नहीं समझा था कि क्या करते थे, बोलते भी थे इतना पढ़ लिख करके ये करता है, बट फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा है, आप लोग जान रहे हैं क्या स्टैब्लिश्ड हो गया, इसमें तो हम आगे बोल ही नहीं सकते। एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप हो जाने से, यानी कोई आदमी जब एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा तो पहला तो ये है कि आप खुद ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरा फायदा ये कि आप लोगों को जॉब भी दे रहे हैं, लेकिन तीसरा फायदा ये भी है कि आप नेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग जॉब्स एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पे नए नए आप जॉब लाकर दे रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर। द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? तो ये एक तरह से समझिए तो लीडरशिप को ना आप ग्रुप डिस्कशन से आप जोड़ दीजिए। जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। तो लीडरशिप देखते हैं क्या होता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का एक टीम है, उसमें कोई एक लीडर है, उसका काम ही ये है कि लोगों को गाइड करे, उनको इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे, ताकि वो जो काम करना है वो सक्सेस हो सके। यही होता है लीडर का काम। It involves setting a vision, making a strategic decisions and motivating others to work towards that vision. इसमें होता यह है कि वो लोग एक विजन सेट करते हैं कि हम लोग ये अचीव करना है, ये हम लोग को काम करना है। करना कैसे, वो स्ट्रैटेजी वो लोग तैयार करते हैं, डिसीजन क्या क्या लेना है वो भी वो लोग तैयार करते हैं, और फिर एक दूसरे का हेल्प करते हुए वो उस विजन तक पहुंचते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है। जैसे अभी हमको याद आ रहा है, रिलायंस कहती थी कि एक आता था प्रचार की हर मुट्ठी में भारत या मुट्ठी में दुनिया, ध्यान नहीं आ रहा है, और वो ये कहते थे कि मैं चाहता हूं कि एक ठेला वाला भी वो भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़े। तो ये आपको ध्यान आता होगा, आज देखिए हर किसी के पास मोबाइल है। तो धीरू भाई अंबानी ने जो ये सोचा था ये सपना पूरा हो गया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, वो उसी विजन पे काम करते हैं, वहां तक पहुंचना है उसको। Effective leadership includes qualities such as communication, empathy, integrity, and the ability to delegate and collaborate. दरअसल ये लोग जो लीडर होते हैं, उस लीडर के पास कुछ खास तरह की कैपेसिटी होती है, कुछ खास तरह की एबिलिटी होती है, और वो क्या क्या होती है? तो सबसे अच्छा तो उनके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, एम्पैथी लोगों पर एक हमदर्दी जताना, इंटीग्रिटी एक साथ मिलकर चलने की कला होना, एबिलिटी टू डेलीगेट एंड कोलैबोरेट कि मिलकर मीटिंग को निकालना और उसको एक मंजिल तक ले जाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप। लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, टीम वर्क एंड इंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। लीडर की ये क्वालिटी होती है कि पूरा का पूरा वो जो वर्क स्टार्ट किया जा रहा है उसको एक फाइनल टच दिया जाए, फिनिश तक सब कुछ ठीक से जाए। इसलिए मैंने बोला कि लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट अच्छा हो, टीम वर्क, सब आदमी मिलकर काम करे। अगर उसी टीम में कोई ऐसा भी बंदा है जो थोड़ा सा अलग हट कर है तो उस पर गुस्सा नहीं करेगा, वो उसको भी किसी तरह से समझा बुझा कर टीम में लाए। जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पूरा का पूरा माला है, इस माले में एक एक मोती जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक तो माला बनेगा ही नहीं बनेगा। इसलिए एक टीम में जितने भी मेंबर हैं सबको उसी माला की तरह एक साथ लेकर आना है, एंड दिस कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ लीडर। और ऐसा करने से क्या होगा, तो जो भी आप सोच रखें वो सब पूरा हो जाएगा। सो व्हाट इज लीडरशिप? दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट 1F। नेक्स्ट वन इज दैट 1 का जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रास्टिनेशन। अब आप बताइए कि ये टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन में क्या फर्क है। तो दरअसल टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको टाइम मिला है उसी टाइम के अंतर्गत आपको काम पूरा कर देना है। अब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है चलो ना कल करेंगे, यानी टाल देना। और ऐसा अक्सर हम स्टूडेंट्स लोग करते ही हैं, एग्जाम अरे परसों ना है कल देख लेंगे, अच्छा कल ना है चलो रात भर देख लेंगे, ऐसा होता है। तो आपको यहां पर समझाना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रास्टिनेशन। So time management and procrastination are concepts related to how individuals handle their tasks and responsibilities, but they represent opposite approaches. इसका मतलब यही हुआ कि कैसे कोई आदमी को अगर कुछ काम मिलता है तो आदमी उस काम को कैसे हैंडल करता है। या तो वो सही समय से सब कुछ कंप्लीट कर देगा, नहीं तो टाल टाल करके काम करेगा। और एक बात आप ये भी जानिए कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइक व्हाट एंड प्रोक्रास्टिनेशन इज व्हाट लाइक, कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इधर हेड एंड टेल है तो जिधर टाइम मैनेजमेंट है ठीक उधर ही प्रोक्रास्टिनेशन है। अभी आदमी को डिपेंड करना है कि उसको क्या सिलेक्ट करना है। सो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? तो टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि आपको अच्छे से प्लानिंग करना है, कंट्रोल करके चलना है कि कितना टाइम हमको लेना, कितने टाइम में हमको फिनिश कर देना है। प्रोक्रास्टिनेशन का डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ डिलेइंग या फिर पोस्टपोनिंग। हम लोग बार बार जिस चीज को टालते हुए रहते हैं यही दरअसल क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन है। द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क और डिसीजंस। और जब इस दोनों का डेफिनेशन जब आप लिख दीजिएगा तब जाकर के आप ये वाला लाइन लिखिए और अब जाकर के इसका आंसर तैयार हो रहा है। इन एसेंस अगर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू यूज टाइम इफेक्टिवली। अगर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट से हम लोग किसी भी काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर टाइम के अंतर्गत खत्म कर सकते हैं। वेयर एज यानी कि वाइल प्रोक्रास्टिनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेइंग टास्क्स एंड ऑफन रिजल्ट्स इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन की बात करें तो फिर टालने वाली बात हो जाएगी और एक तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हो रहा है पहले हम बता देते। कॉन्सिक्वेंस कहने का मतलब कि जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फिर आप लोग इसको देखिएगा, फिर आप लोग यहाँ से नॉलेज गेन कीजिएगा। यानी कि एक एक्शन के जस्ट बाद होने वाला जो उसी का जो रिजल्ट आता है वही कॉन्सिक्वेंस हुआ, फिर उसके कारण जो रिजल्ट हुआ अब वो कॉन्सिक्वेंस हुआ। यानी कि अगर आप बार बार टालते हुए जाते हैं तो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बनता हुआ चला जाएगा नेगेटिविटी की तरफ। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रास्टिनेशन। The next one is that why is goal setting essential in one's procrastination? Why is goal setting in one's procrastination? Sorry, why is goal setting essential in one's procrastination? कि किसी भी आदमी के once कहने का मतलब कोई भी आदमी है ना, any person, किसी भी आदमी के अंदर वो गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जो अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं यानी कि जो हमेशा बात को टालते हुए रहते हैं उनको गोल सेटिंग की क्यों जरूरत है? तो वैसे तो हम यहाँ पर ये बात क्लियर कर दे, सिर्फ उन्हीं को नहीं हर किसी को जरूरत है, लेकिन उनको थोड़ा खास तौर पे जरूरत है। देखते हैं क्यों। गोल सेटिंग इज एसेंशियल इन एड्रेसिंग प्रोक्रास्टिनेशन फॉर सेवरल रीजंस। वो कौन कौन है? पहला क्लैरिटी एंड फोकस, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, क्या और पॉइंट है? यस, ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो क्लैरिटी एंड फोकस का क्या मीनिंग है? क्लियर गोल्स प्रोवाइड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड पर्पस। अगर आपके गोल क्लियर रहेंगे कि मुझे यही करना है तो आप ज्यादा भटकिएगा नहीं इधर उधर, आप बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी दैट ऑफन लीड्स टू प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ,
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे घटता हुआ का मतलब क्या हुआ? अब धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन में कमी आने लगेगी, यानी निगेटिविटी में कमी आने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिविटी बूस्ट अप करेगी। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड हेल्प्स प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली। अगर आप ये जान गए कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है, अगर हमको करना क्या है एग्जैक्ट वे में अगर आप जान गए, तो आपका काम फटाक से आसानी से हो जाएगा। जैसे डॉक्टर अगर एग्जैक्ट पकड़ लिया कि रोग क्या है, तो 1 से 2 बार में दवा में ठीक हो जाएगा, और नहीं तब तो फिर वो एक कॉन्सिक्वेंस फिर जाकर बाद में पकड़ाएगा वो चीज। सेकेंड, मोटिवेशन की फिर क्यों जरूरत है? वेल डिफाइंड गोल्स कैन बी मोटिवेटेड प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज ईच माइलस्टोन इज रीच्ड। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा तो फिर आप उस गोल को आप कैसे प्राप्त कीजिएगा? एक अंदर से एक मोटिवेशन भी आते हुए रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हुए रह पाइएगा। दिस मोटिवेशन कैन हेल्प काउंटर एक्ट द टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन आता हुआ रहेगा तो आप फिर फटाक से आप आंख खोलकर उठ जाएगा, नहीं अब हमको उठना है, अब हमको दौड़ना है, अब हमको जाना है, चना खाना है, एक्सरसाइज करना है, कितना भी नींद आता हुआ रहेगा। तो यानी अब आपके अंदर से अगर मोटिवेशन आता हुआ रहेगा तो प्रोक्रास्टिनेट धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। अब जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट फाइन, समथिंग इज हैपन, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। जैसे जवाबदेही का मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने काम दिया था, आप बोलेंगे हम तो करके उसको दे दिए थे, अब हुआ कि नहीं वो हम ये नहीं जानते। ये बात नहीं है, उस काम को पूरा करना है ना। यानी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद दिला दो या तुम भी इससे पूछ लो। सिर्फ उतना ही नहीं कि बस ये अगर आपको जो काम मिला है तो आपको उसका पूरा जवाबदेही है। जैसे एक पेरेंट्स की जवाबदेही कि उसके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सही करना है। सो अगर आपको कोई वर्क मिले तो उसका जवाबदेही भी आप ही को है। अगर आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी का सेंस आ गया तो प्रोक्रास्टिनेशन आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक घटता हुआ चला जाएगा। सेटिंग गोल्स क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। व्हेन गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड, स्पेशली इफ दे आर शेयर्ड विद अदर्स, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू फॉलो थ्रू। अगर आपने कोई ऐसा चीज दिमाग में सोच रखा है कि मुझे ये करना है, तब तो ठीक है, और अगर आपने उसे किसी से शेयर कर दिया, अब तो आपको और करना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर लोग आपको बाद में हंसी उड़ाएंगे। तो ये सारी बातें होती है। अगला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स हेल्प ऑर्गेनाइज टास्क एंड ब्रेक देम डाउन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, कोई भी गोल अचीव करना है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटिए। पहले यहां से यहां तक काम कर लेंगे, इतने दिन में यहां से यहां तक कर लेंगे, तब जाकर आपका गोल अचीव। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दिस मेक्स लार्ज प्रोजेक्ट्स लेस daunting and more approachable, reducing the likelihood of procrastination। अगर ऐसा अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि प्रोक्रास्टिनेशन घटेगा ही घटेगा। टाइम मैनेजमेंट फिर से आ गया। टाइम मैनेजमेंट हर चीज में ख्याल रखिए। आप लोग तो खैर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो आप लोग को पता होगा ग्राफ हर तरह का हो सकता है, लेकिन टाइम का रिप्रेजेंटेशन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि टाइम, नहीं मैंने क्या बोला, नहीं हाँ मैंने ठीक बोला। क्यों? क्योंकि टाइम वैरी करेगा ही करेगा। मुझे कुछ गलत हो रहा है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ, टाइम कभी ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह का टाइम नहीं हो सकता है ना। टाइम हमेशा आगे बढ़ता ही हुआ रहेगा, ये तो आपको पता ही है ना। ये नहीं, सॉरी। सो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये हुआ, सॉरी टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आप जो सोच रहे हो वो टाइम के अंतर्गत आपको कंप्लीट कर लेना है। सो गोल्स फैसिलिटेट बेटर टाइम मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग डेडलाइंस एंड शेड्यूल्स। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स अलोकेट टाइम एफिशिएंटली एंड प्रिवेंट्स लास्ट मिनट रशेस। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अगर आप पहले से सोच करके चलते हैं तो एक लास्ट टाइम में नहीं होता जल्दी जल्दी कॉपी पलट करके देखना है क्या एग्जाम, तो लास्ट मिनट के रश से आप बच जाएगा। और बचना है क्या, उसमें और हेक्टिक हो जाता है। मेरी बात मानिए तो एग्जाम की अगर बात करें तो 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो। जितना मेहनत करना है 15 दिन पहले कर लो, 3 दिन पहले तो रिवाइज, अब बाकी 2-3 दिन खूब खेलो, खूब ऐश करो। अगर मन करते एक आध बार रिवाइज कर लो, बट ये नहीं कि 2-3 दिन में वो ऐसे करके पूरा, दिस इज नॉट। By setting clear, achievable goals, individuals can create a roadmap for their tasks, stay motivated, and develop the discipline needed to overcome procrastination. अगर आप अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि
आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो आपको डिसिप्लिन बना देगी और आपके प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम आपको छुटकारा मिल जाएगा. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट हाउ टू ओवरकम विद द प्रोक्रास्टिनेशन. कैसे आखिर उससे बाहर निकला जाए एंड व्हाई इज गोल सेटिंग एसेंशियल इन वंस प्रोक्रास्टिनेशन. What is communication? A very common question that you have to know, all of you. Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts and feelings between individuals or groups. एक से दो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी जब होता है, that is known as communication. इसमें आप लोग आइडियाज, फीलिंग्स ये सारा शेयर करते हैं. It involves both the sending and receiving of the messages through various methods. आप इसमें एक आदमी है जो ये अपना कम्युनिकेशन इसे शेयर कर रहा है, ये बी से है ना, ये ए है और ये कौन है, बी है. ये दे रहा तो ये भी इधर से इसको रिस्पॉन्स कर रहा है, ये बात है ना. और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक तरह से स्पोकन वे होता है, रिटन वे होता है, नॉन वर्बल होता है, सिग्नल इंक्लूड होता है, डिजिटल मीडिया भी, बहुत सारा फॉर्मेशन है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड फीडबैक टू इंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल इंटरैक्शंस. सब कुछ बोलकर हम क्लियर कर दिए, लेकिन अगर ये समझा ही नहीं तो नहीं हुआ कम्युनिकेशन. 1 घंटा तक लेक्चर हम दिए हिंदी में और वो सामने वालों को हिंदी आता ही नहीं, बेकार हो गया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. स्टेट टाइप्स ऑफ लीडरशिप. हाँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप. ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है कि लीडरशिप का कौन कौन सा टाइप्स है. यही हम आपको स्टार्टिंग में कहते कि थोड़ा सा जब हम देख रहे थे ना, तो थोड़ा सा हट करके भी क्वेश्चन था. तो लीडरशिप का टाइप्स क्या क्या है, तो पहला ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, laissez-faire leadership, servant leadership, situational leadership, and nothing. So, autocratic leadership क्या है? The leader makes decisions and unilaterally without much input from team members. This style is effective in situations requiring quick decision making or when the leader has the most knowledge. इसका मतलब ये होता है कि without any preparation, if you are ready to achieve या फिर ready to deliver the lectures, whatever in front of you, before you, this is autocratic, जो अपने से सब कुछ कर सके. Democratic leadership क्या? The leader involves team members in the decision making process. कि वो पूरे के पूरे टीम मेंबर्स में वो बातचीत करके चलता है, सबको समझते हुए चलता है. हम ये नहीं करेंगे अच्छा वो बुरा, ना 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 ना, हम बता रहे हैं कि हर एक तरह की है. और हमारा कंट्री भी क्या एक तरह का डेमोक्रेटिक है, सबकी बात को सुनते हुए चलना है. सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या? हर एक दूसरे के डिसीजन को सुनना है, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन. ये बात का सुनिश्चित करना है कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी एंड कैन व्यू, यानी पुट देयर व्यूज, अपनी व्यूज को वहां पे पुट कर सके. दिस स्टाइल फॉस्टर्स टीम एंगेजमेंट एंड क्रिएटिविटी. इससे क्या होता है कि टीम के अंदर एक अच्छी क्रिएटिविटी, एक अच्छा एक जोश जुनून भरा हुआ रहता है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? द लीडर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स टीम मेंबर्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड एक्सीड देयर ओन एक्सपेक्टेशंस. दिस स्टाइल फोकसेस ऑन विजन, चेंज एंड इनोवेशन. इस तरह की लीडरशिप में ये होता है कि जो भी टारगेट सोचा गया है उससे भी ऊपर लोग निकल जाते हैं. ये है इस लीडरशिप की क्वालिटी, उससे भी ऊपर निकल जाते हैं. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या है? The leader uses rewards and punishments to motivate team members. तो एक तरह की ये भी कि जो लोग अच्छे करते हैं उनको कुछ टॉफीज वगैरह दिया जाता है या फिर क्लैपिंग करवाया जाता है. तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि मेरे लिए नहीं हुआ था, हम अच्छा नहीं किया था, तो वो भी अच्छे फिर करते हैं. सो दिस स्टाइल इज नोन एज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. Laissez-faire leadership. The leader takes a hands-off approach, providing minimal direction and allowing team members to make decisions independently. एक ऐसा भी लीडरशिप क्वालिटी होता है जहां पे लीडर थोड़ा बहुत बताता है, फिर सब कुछ छूट देता, आप लोग अब अपने हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं. अगर इस तरह की कहीं पे फ्रीडम है, दैट इज व्हाट द नोन एज laissez-faire leadership. This style works well with highly skilled and self-motivated teams. हाँ, ये लीडरशिप वहीं पे काम करेगा जहां के टीम मेंबर भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, हाईली मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है. सर्वेंट लीडरशिप क्या है? The leader prioritizes the needs of the team, focusing on serving the others and helping them grow and succeed. तो इसमें ये बात होता है कि दूसरों को भी पकड़ करके अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं, आप सेवा करके उनको ग्रो कराना चाहते हैं, दैट इज नोन एज द सर्वेंट लीडरशिप. सिचुएशनल लीडरशिप क्या है? ये एक इंस्टेंट लीडरशिप है. जैसे आप लोग वेलोसिटी वगैरह निकालते होंगे, किसी भी पॉइंट पर निकाल देना है ना, ये वो चीज है, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना. अगर आपको
तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। द लीडर अडेप्ट्स देयर स्टाइल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड द नीड्स ऑफ द टीम। दिस फ्लेक्सिबल अप्रोच इंश्योर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बॉर्डर पर सब कुछ तो तैयार करके मेजर ने भेज दिया बॉर्डर पे सोल्जर को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जहां पे खुद से सोचना पड़ता है, इंस्टेंटली उसी समय सही गलत का फैसला करना रहता है। उस तरह के लीडरशिप में क्या हो गया, सिचुएशनल लीडरशिप। सो यहां तक अभी हम लोग देख चुके हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव।